फैराडे के प्रयोग और फैराडे के नियम आपने पढ़े और उन नियमों के द्वारा हमें ये पता चला कि जब भी किसी कुंडली का फ्लक्स परिवर्तित किया जाता है तो उसमें विरोध करने का गुण पाया जाता है। एक कुंडली के पास जब एक चुंबक लाई जाती है और दूर ले जाई जाती है तो उस कुंडली का फ्लक्स परिवर्तित होता है और ये कुंडली इस फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है। और विरोध करने का उसका जो तरीका होता है वो ये होता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉनों को इकट्ठा करती है और उन्हें ऐसे गोल घुमाने लगती है, क्योंकि गोल घुमाने से ही एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो एन थ्रो, क्लॉकवाइज घूमेगा तो एस थ्रो। गोल घुमाने के द्वारा ही इस कुंडली के पास चुंबकत्व आता है और वो चुंबकत्व इस बाहर आने और जाने वाले चुंबक का विरोध करता है। ठीक है, ये हमने फैराडे के प्रयोगों के अंतर्गत पढ़ा। फैराडे ने नियम बताए थे, उन नियमों के द्वारा भी हमने यही सीखा कि जब भी किसी कुंडली के पास कोई चुंबक लाई जाती है या दूर ले जाई जाती है, दूसरे शब्दों में जब किसी कुंडली का फ्लक्स परिवर्तित किया जाता है तो उस कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। कैसे होती है, क्यों होती है, सब आप पहले पढ़ चुके हो पिछली क्लासेस में। अभी हमें मन में ये बात रख के चलना है कि जब भी किसी कुंडली का फ्लक्स परिवर्तित किया जाता है, कैसे किया जाता है, बहुत तरीके हैं उसके। एक चुंबक को दूर ले जाओ, पास करो, या कुंडली को दूर पास करो, या चुंबक को घुमाना शुरू कर दो, या कुंडली घुमाना शुरू कर दो, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी किसी कुंडली का फ्लक्स परिवर्तित किया जाता है तो उस कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। ठीक है, वो विरोध करती है, वो इलेक्ट्रॉन घुमाती है, वो सब पहले पढ़ चुके हैं आप। लेकिन ये हमने पूरा प्रैक्टिकल कुंडली के लिए किया है। ये कुंडली है, इसके पास एक चुंबक लाई जाती है, ये चुंबक का फ्लक्स है। जैसे जैसे चुंबक पास आती जाएगी कुंडली का फ्लक्स बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे चुंबक दूर जाएगी कुंडली का फ्लक्स घटता जाएगा। कुंडली अपने फ्लक्स के बढ़ने का भी विरोध करती है और अपने फ्लक्स के घटने का भी विरोध करती है। कैसे विरोध करती है? अपने इलेक्ट्रॉनों को घुमाती है। इलेक्ट्रॉन घुमाएगी तो उसके अंदर विद्युत धारा प्रेरित होती है। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी कुंडली का फ्लक्स परिवर्तित किया जाता है, फ्लक्स परिवर्तित किया जाता है तो उसमें विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। ये सिद्धांत हमने बना लिया। किसी भी चीज का, किसी भी कॉइल का फ्लक्स परिवर्तित करोगे तो उसके अंदर विद्युत धारा प्रेरित होगी। इतना हम पढ़ चुके हैं। अब यदि कुंडली नहीं है, कुंडली नहीं है, कोई और आकृति का चालक है, जैसे हमने लोहे की एक प्लेट उठाई, चौकोर प्लेट, जैसे आपकी रजिस्टर का एक पेज होता है, वैसा हमने एक धातु का, किसी भी धातु का हमने एक टुकड़ा उठाया जो चतुर्भुज के शेप का था, चौकोर आकार का था, या वृत्तीय प्लेट थी, या बेलनाकार कोई ड्रम था, कुछ भी, कॉइल नहीं है, कॉइल की जगह पर कोई और हमने धातु का एक टुकड़ा लिया। ये हमने धातु का एक टुकड़ा लिया और धातु के इस टुकड़े के पास हम एक चुंबक को ले आए ऐसे, और फिर दूर ले गए, पास ले आए, दूर ले गए, तो क्या इसमें भी विद्युत धारा प्रेरित होगी? ठीक है, कुंडली में तो होती है, उसके बारे में हम काफी डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों के साथ। लेकिन कुंडली के अलावा यदि किसी और आकृति का चालक है, लोहे का एक चतुर्भुज के आकार का टुकड़ा है, लोहे की एक चौकोर प्लेट है, उसके पास अगर चुंबक को बार बार लाया जाए और दूर किया जाए, यानी उस प्लेट का फ्लक्स परिवर्तित किया जाए, तो क्या उस प्लेट में भी विद्युत धारा प्रेरित होगी? तो आंसर है होगी। क्यों होगी? क्योंकि जड़त्व का नियम तो हर जगह लगता है कि जो वस्तु जैसी है वो वैसी ही रहना चाहती है। ये लोहे की प्लेट भी नहीं चाहती कि उसका फ्लक्स बढ़े या उसका फ्लक्स घटे या उसका फ्लक्स परिवर्तित हो। तो जब भी कोई चुंबक किसी लोहे की प्लेट के पास लाई जाती है और दूर की जाती है, मींस जब किसी प्लेट का फ्लक्स परिवर्तित किया जाता है
तो वो भी अब इलेक्ट्रॉनों को इकट्ठा करती है और इलेक्ट्रॉनों को ऐसे गोल घुमाती है। हालांकि वो कुंडली नहीं है, उसका शेप गोल नहीं है, लेकिन तब भी ये अब इलेक्ट्रॉनों को इकट्ठा करेगी, इलेक्ट्रॉनों को गोल घुमाना शुरू कर देगी। क्योंकि एन ध्रुव पास में आ रहा है, तो आप सब जानते हो इसको अपने इलेक्ट्रॉनों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा। तो ये इलेक्ट्रॉनों को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ये घुमाने लगती। ये इसी प्रकार से जब किसी प्लेट से किसी चुंबक को दूर किया जाता है, तो भी ये उसका विरोध करेगी, इलेक्ट्रॉनों को बुलाएगी। इलेक्ट्रॉन इसमें कहीं भी घूम रहे होंगे, वो सबसे कहेगी सब यहाँ आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ और क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर दो। ठीक है, पिछली क्लास में हम डिस्कस किया था आपसे इसके बारे में कि एंटी क्लॉकवाइज घूमने से क्या होता है और क्लॉकवाइज घूमने से क्या होता है, आप सबको पता है। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज घुमाना शुरू कर देगी। मतलब जब कोई चुंबक किसी चालक के पास आता है तो भी इलेक्ट्रॉन घूमते हैं मतलब विद्युत धारा प्रेरित होती है। और जब कोई चुंबक कुंडली इससे चालक से दूर जाता है तो भी इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, एक बार क्लॉकवाइज घूमते हैं। दोनों कंडीशंस में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और इलेक्ट्रॉनों के घूमने से उसमें विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। तो जो चीज किसी कुंडली के लिए सत्य होती है, वही नियम किसी और आकृति के चालक के लिए भी सही होता है। कुंडली में इलेक्ट्रॉनों के घूमने का रास्ता ही वृत्तीय था, लेकिन चालक के अंदर कोई रास्ता नहीं है, उसमें तो उस इलेक्ट्रॉनों को बुलाया और घुमाना शुरू कर दिया। एन ध्रुव पास में आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज और दूर जाएगा तो क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ऐसे घुमाना शुरू कर देता है। मतलब उसमें विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। तो हमने एक नियम बना लिया कि जब भी किसी भी आकृति के चालक का, जब किसी भी आकृति के चालक का, चाहे वो चौकोर हो, चाहे लंबा हो, चाहे बेलनाकार हो, किसी भी आकृति के चालक का जब फ्लक्स परिवर्तित किया जाता है तो उसमें विद्युत धाराएं प्रेरित होती हैं। और कैसी शेप की होती हैं? वो गोल घूमती हैं। गोल घूमती है मतलब इस प्रकार की विद्युत धाराएं प्रेरित होती हैं। ऐसा नहीं होगा कि ये चालक है, इसमें विद्युत धारा यहां से यहां जा रही है, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, तरह से ये शेप की विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये शेप की विद्युत धारा ना एन बनाएगी और ना एस। एन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमे। और एस कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमे। इस चालक की इच्छा क्या है? ये चालक चाहता क्या है कि जब चुंबक पास आए तो एन बन जाए ताकि इसका विरोध कर सके, और जब चुंबक दूर जाए तो एस बन जाए ताकि दूर जाने का भी विरोध कर सके। तो इस प्रकार की विद्युत धाराओं में ना एन बनेगा और ना एस। एन और एस कब बनेंगे? जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमे अथवा क्लॉकवाइज घूमे। तो जब किसी भी आकृति के चालक का फ्लक्स परिवर्तित किया जाता है तो उसमें विद्युत धाराएं प्रेरित होती हैं और ये विद्युत धाराएं वृत्ताकार शेप में होती हैं। ठीक है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वृत्ताकार शेप में होती है। और इनको देखने पे हमें ऐसा लगता है जैसे पानी में भंवर पड़ता है। जो कभी आपने देखा होगा तालाब के बीच में ऐसा भंवर होता है एक पानी का, उसमें पानी ऐसे ऐसे गोल घूमता है, या तो क्लॉकवाइज घूमता है या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो ये विद्युत धाराएं भी इसी प्रकार की लगती हैं देखने में, जैसे पानी का भंवर होता है उसी प्रकार की ये विद्युत धाराएं होती हैं। इसलिए इनका हमने नाम रख दिया भंवर धाराएं। तो क्या परिभाषा है भंवर धाराओं की? जब किसी भी आकृति के चालक का फ्लक्स परिवर्तित किया जाता है, फिर से, जब किसी भी आकृति के चालक का, पिछले सभी टॉपिक्स में हमने कुंडली की बात की थी, अब यहां पर हम कुंडली को अलग रख रहे हैं और हर एक चालक की बात कर रहे हैं। तो जब किसी भी आकृति के चालक का फ्लक्स परिवर्तित किया जाता है तो उसमें प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं और ये प्रेरित धाराएं जल के भंवर के समान चक्करदार होती हैं, ऐसी चक्करदार, इसलिए इनका नाम भंवर धाराएं हुआ। और इन धाराओं का सबसे पहले पता लगाया था वैज्ञानिक फोको ने।
फोको नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले इन धाराओं की खोज की थी, इसलिए इनका एक और नाम होता है फोको धाराएं। अब एग्जाम में फोको धाराओं के नाम से यदि प्रश्न आ जाता है तो भंवर धाराएं आपको पता है, फोको धाराएं अपन को नहीं पता, तो याद रखो दोनों एक ही हैं। फोको धाराएं उनके आविष्कारक के नाम पर पड़ गया और भंवर धाराएं उनकी आकृति के आधार पर उसका नाम पड़ा। जिसने खोज की थी उसके आधार पर फोको धाराएं, और जैसी वे होती हैं, जिस शेप की होती हैं, जिस आकृति की होती हैं, उसके आधार पर इनका नाम है भंवर धाराएं। ठीक है। कुंडली में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती थी, देखो जब कुंडली में विद्युत धारा यदि यहां प्रेरित होती है तो यहां पर हम एक बल्ब लगा सकते हैं और कुंडली के पास चुंबक को पास दूर करेंगे, इसमें विद्युत धारा प्रेरित होगी, वो विद्युत धारा बल्ब को जलाएगी, हमें लाइट मिलेगी, प्रकाश मिलेगा। लेकिन इस चालक के अंदर जो विद्युत धाराएं ऐसी प्रेरित हो रही हैं, ये हमारे किसी काम में नहीं आती, समझ गए? क्योंकि हम यहाँ पे कोई बल्ब नहीं लगा सकते। जैसे हमने आपको ये दे दिया, लो ये है एक चालक और ये है एक चुंबक। अब इस चुंबक को हम पास लागू कर रहे हैं, इसके अंदर, इस चालक के अंदर चक्करदार विद्युत धाराएं बन रही हैं। अब आप कहाँ बल्ब लगा लोगे अपना? ठीक है, तो गणेश इसमें है नहीं, वो तो अंदर बन रही है उसके। मतलब भंवर धाराएं हमें अपने किसी उपयोग की नहीं होती कि हम उससे बल्ब जला लें या फैन ऑन कर लें या टीवी चला लें या लैपटॉप चालू कर लें, मोबाइल चार्ज, ऐसा कुछ नहीं कर सकती वो किसी काम की नहीं होती, लेकिन प्रेरित होती हैं, क्योंकि फैराडे के जो नियम थे वो यहाँ भी लागू होंगे। तो फिर से एक बार परिभाषा सुनो, जब किसी भी आकृति के चालक को, जब किसी भी आकृति के चालक का फ्लक्स परिवर्तित किया जाता है तो उस चालक के अंदर विद्युत धाराएं प्रेरित हो जाती हैं। ये विद्युत धाराएं जल के भंवर के समान चक्करदार होती हैं, इसलिए इन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। ठीक है। अब इनका उपयोग क्या है? तो इनका कोई उपयोग नहीं है, ये किसी काम की नहीं होती। ठीक है। तो ये क्या करती हैं, इनकी विशेषता क्या है? तो देखो जरा क्या विशेषता। ये हमने एक शक्तिशाली चुंबक लगाया, एक शक्तिशाली चुंबक का एन ध्रुव, एक शक्तिशाली चुंबक का एस ध्रुव, ये हमने एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बना लिया। इनके बीच में क्या होगा? यहाँ पर इनके बीच में एक शक्तिशाली प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक। अब हमने यहाँ पर लोहे की एक प्लेट को रखा, ये हमने यहाँ पर लोहे की प्लेट को रखा और इस प्लेट को हमने मोटर के द्वारा ऐसे घुमाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये प्लेट ऐसे घूमने लगी, तो क्या इस प्लेट का फ्लक्स परिवर्तित होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि हमने आपको बताया था चाहे चुंबक घुमाओ, चाहे प्लेट घुमाओ, चाहे गति करवाओ, कुछ भी करो, उसका फ्लक्स परिवर्तित होता है। देखिए ये सपोज कि ये प्लेट है, इसको हमने यहाँ रखा और इसको ऐसे घुमाना शुरू कर दिया। ये चुंबकीय क्षेत्र में प्लेट घूम रही, ठीक है। तो कभी ये भाग चुंबक के एस ध्रुव के सामने होता है, कभी ये भाग चुंबक के एस ध्रुव के सामने होता है, कभी इसके सामने एन होता है, कभी इसके सामने एन होता है, कभी दोनों सामने ऐसा हो जाता है, कभी ये, मतलब इसकी कंडीशन बदल रही है, बार बार बदल रही है। मतलब इसका फ्लक्स भी क्या हो रहा है? बदल रहा है। ठीक है। और जब फ्लक्स बदलेगा तो इसके अंदर क्या बन जाएंगी? क्या बन जाएंगी? भंवर धाराएं। जैसे इसका फ्लक्स बदलेगा तो इसके अंदर ये प्रेरित धाराएं बनेगी, एक बार ऐसी बनेगी, एक बार इस डायरेक्शन में बनेगी, एक बार एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, एक बार क्लॉकवाइज बनेगी। खैर वो कैसे भी बनेगी हमें उससे मतलब नहीं है। तो जब किसी चालक को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसका फ्लक्स परिवर्तित होता है और फ्लक्स परिवर्तित होने के कारण उसमें प्रेरित धाराएं बनती हैं जो भंवर के समान होती हैं। भंवर धाराएं उसके अंदर बनती हैं, किसी काम की तो है नहीं। लेकिन लेंज का नियम हमने पहले पढ़ा है। लेंज का नियम ये कहता है कि विद्युत धारा जिस कारण से उत्पन्न होती है उसका विरोध करती है। तो ये जो चालक था इसके अंदर विद्युत धाराएं क्यों बनी हैं?
क्योंकि इसका फ्लक्स परिवर्तित हुआ। फ्लक्स परिवर्तित क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इसे घुमा रहे हैं। समझ में आ रही बात हमारी? समझने की कोशिश करो। ये प्लेट रखी होती है ऐसी स्थिर, तो क्या धाराएं बनती? आंसर नहीं बनती, क्योंकि इसका फ्लक्स परिवर्तित नहीं हो रहा। कब फ्लक्स बदलेगा? जब ये घूमेगी। अब ये घूम रही है, इसकी स्थिति बार बार चेंज हो रही है, इसलिए इसका फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है, इसलिए प्रेरित धाराएं बन रही है। तो प्रेरित धाराएं क्यों बन रही हैं? उसका बेसिक कारण क्या है? बेसिक कारण है इसका घूमना। ठीक है, तो विद्युत धारा उत्पत्ति होने का कारण क्या है? इस प्लेट का घूमना। और लेंज का नियम क्या कहता है? विद्युत धारा जिस कारण से उत्पन्न होती है उसका विरोध करती है। ये भी तो विद्युत धाराएं हैं। भवन धारा तो हमने नाम दिया है तो वास्तव में विद्युत धाराएं। तो जैसे ये प्लेट घूमती है, इसमें विद्युत धाराएं प्रेरित होती हैं, तो वो क्या करेंगी? इस प्लेट के घूमने का विरोध करेंगी। समझ में आया? लेंज का नियम कहता है विद्युत धारा जिस कारण से बनी है उस कारण का विरोध करती है। ये विद्युत धाराएं जो भंवर धाराओं के नाम से हमने पढ़ी है, ये क्यों बनी है? प्लेट के घूमने के कारण। तो किसका विरोध करेंगी? प्लेट के घूमने का। तो क्या करेंगी? प्लेट को रोकने की कोशिश करेंगी। ठीक है, तो क्या करती है भंवर धाराएं? इस प्लेट को रोकने की कोशिश करती है। इसके घूमने का विरोध करने का मतलब क्या है? उसको रोकने की कोशिश करती है। अब या तो वो उसको रोक देगी या फिर नहीं रोक पाएंगी, तो क्या होगा? जैसे ये हमने हाथ को इस हाथ पे रगड़ा, तो ये वाला जो हाथ है वो इस हाथ को रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, जब हम इस हाथ को रगड़ते हैं इसके ऊपर, तो ये वाला हाथ इस हाथ को रोकने की कोशिश कर रहा है। या तो वो उसको रोक लेगा और नहीं रोक पाएगा तो क्या हो जाएगा? ऐसे करके देखो आप और अपने हाथ को टच करो तो आपका हाथ गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी कोई चीज किसी वस्तु को रोकने का प्रयास करती है, तो या तो वो रोक लेती है और नहीं रोक पाती तो फिर वो गर्म हो जाती है। तो हवा धाराओं की दो विशेषताएं होती हैं। विशेषताएं नंबर 1, ये प्लेट के घूमने का विरोध करती है। घूमने का विरोध करती है मतलब ये गति का विरोध करती है, मतलब प्लेट को रोकने का प्रयास करती है। तो या तो रोक लेंगी और नहीं रोक पाएंगी तो फिर क्या हो जाएगा? ये चालक को गर्म कर देती है। ये दो विशेषताएं हवा धाराओं में पाई जाती है। क्यों विरोध करती है गति का? हमने आपको बताया क्योंकि ये बनी किस कारण से है? चालक के घूमने के कारण। तो जिस कारण से विद्युत धारा बनती है उसका विरोध तो वो करती है, लेंज का नियम है, तो वो घूमने का विरोध करती है, मतलब चालक की गति का विरोध करती है, चालक को रोकने का प्रयास करती है। या तो वो रोक लेगी या फिर नहीं रोक पाएंगे, चालक गर्म कर देंगी। दो विशेषताएं हैं, ये चालक की गति का विरोध करती है, दूसरी बात चालक को गर्म करती है। ठीक है, अब ये अपने किसी काम की नहीं है, ना हम इससे बल्ब ऑन कर सकते हैं, ना फैन, ना टीवी, ना कुछ। लेकिन जो इनकी विशेषताएं हैं, ये रोकने का प्रयास करती हैं और चालक को गर्म करती हैं। ये वास्तव में नुकसानदायक प्रयास हैं दोनों। ये अपने किसी काम के नहीं है। कोई पंखा चल रहा है, कोई उसको रोकने का प्रयास करेगा, मतलब वो नेगेटिव काम कर रहा, वो अपने फायदे में काम नहीं कर रहा, वो गलत काम कर रहा। तो ये दोनों जो है ये नेगेटिव इफेक्ट है, ये किसी काम के नहीं है अपने। लेकिन मनुष्य का दिमाग इतना विकसित है कि जो किसी चीज की बुराई है उससे भी वो काम निकाल लेता है। ठीक है, जो किसी की खराब चीज है किसी वस्तु की, उसको भी उपयोग में हम ले लेते हैं। तो ये गति का विरोध करती है जो अच्छी बात नहीं है, ये चालक को गर्म करती है ये भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमने इन दोनों का ही यूज कर लिया। उपयोग क्या है मोबाइल धाराओं के? उपयोग, तो ये गति का विरोध करती है, तो जहां हमें किसी वस्तु को रोकना होगा वहां हम इसका उपयोग कर लेंगे। समझ में आया? क्योंकि ये वस्तु को रोकने का प्रयास करती है, तो हमें जहां किसी वस्तु को रोकना होगा वहां पे हम इनका यूज कर सकते हैं। जैसे कोई ट्रेन चल रही है, विद्युत ट्रेन, बिजली वाली ट्रेन, वो पुराने वाली नहीं जो भाप के इंजन वाली, वो नहीं, बिजली वाली ट्रेन जो चलती है आजकल, सभी ट्रेन लगभग बिजली वाली होती हैं आजकल। तो इन ट्रेनों में कई प्रकार के ब्रेक्स होते हैं। एक ब्रेक वो जो ड्राइवर यूज करता है,
स्लोली उसको लगाता है और ट्रेन चलते चलते स्लो होती है और धीमी होते 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 रुक जाती है। एक ब्रेक वो जो पैसेंजर यूज करते हैं, चेन खींचते हैं, चेन खींचने से वहां पे सिग्नल जाता है इंजन में और वहां पर जो मशीनरी लगी होती है उसके द्वारा ट्रेन रुक जाती है। वो कैसे, वो आप नेट पर देख लेना, उस पर हम जाएंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो एक तो ड्राइवर ब्रेक लगाता है, एक पैसेंजर सवारियां उसमें बैठी होती हैं वो चेन खींचती हैं, या कुछ उपद्रवी लोग होते हैं वो जाके उसके बीच में से वो खोल देते हैं, तो अभी ट्रेन रुक जाती है। एक और ब्रेक ट्रेन में होता है, उसे कहते हैं इमरजेंसी ब्रेक, जो बहुत विकट परिस्थिति में ही लगाया जाता है। जब बहुत बड़ी समस्या सामने आ जाए तभी उस ब्रेक का यूज किया जाता है। ठीक है, उस ब्रेक की जो कार्यविधि है वो इस पर डिपेंड करती है, भवन धाराओं पे। वो ब्रेक कैसे होते हैं हम बता रहे हैं आपको। ये है ट्रेन के पहिए, और ट्रेन के पहियों की ये है धुरी, दो पहियों के बीच में जो धुरी होती है, उस धुरी में लगा होता है एक ड्रम। ये देखा होगा आप लोगों ने, ट्रेन के पहियों के बीच में धुरी होती है और धुरी में बड़ा भारी एक ड्रम लगा होता है। ठीक है, जब ये ट्रेन चलती है, सुना ध्यान से भाई बात, ट्रेन चलती है साथ में पहिए भी चलते हैं। पहियों के घूमने के साथ साथ ये धुरी भी घूमती है और धुरी के घूमने के साथ साथ वो ड्रम भी घूमता है। तो एक ट्रेन चल रही है तो उसके साथ साथ ये ड्रम भी ऐसे 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 घूमते घूमते आगे बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब ये एक प्लेट है, ये ड्रम है, ये ऐसे ऐसे घूमते घूमते ऐसे ट्रेन के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। अब जब भी हमें ट्रेन को इमरजेंसी में रोकना होता है तो हम इंजन से चुंबकीय तरंगों को भेजते हैं। चुंबकीय तरंगे वहां से आके इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बना देती है, ड्रम के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बना देती है। ठीक है, वहां से हमने स्विच को ऑन किया, ऐसी व्यवस्था होती है इंजन में कि हमने स्विच को ऑन किया और वहां चलेंगे चुंबकीय तरंगे और हर डिब्बे के, हर पहिए के, हर ड्रम के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र निर्मित हो जाएगा। तो पहले ये ड्रम खुले में घूम रहा था तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये ड्रम कहाँ घूम रहा है, अब ये ड्रम चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहा है, क्योंकि हमने इंजन से क्या भेजी है, चुंबकीय तरंगे। पहले ड्रम ऐसी खुले में घूम रहा था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब ये ड्रम कहाँ घूम रहा है, चुंबकीय तरंगों के बीच में, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में। और जब भी कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो क्या होता है, अभी अभी हम बात की, उसका फ्लक्स परिवर्तित होता है और जैसे ही फ्लक्स परिवर्तित होगा उसके अंदर क्या बनेगी, भंवर धाराएं। भंवर धाराएं क्या करती हैं, गति का विरोध। तो वो ट्रेन जैसी कंडीशन में होगी तुरंत खट से वहीं पे जाके रुक जाएगी, उसके हर पहिया वहीं पे जाके जाम हो जाएगा। इतनी प्रबल विद्युत धाराएं बनती हैं, इतनी प्रबल भंवर धाराएं बनती हैं कि वो ट्रेन स्लो होकर नहीं रुकती, वो जितनी स्पीड में वो ट्रेन होगी उतनी स्पीड में एकदम से वो रुक जाती। थोड़ा सा ये खतरनाक होता है, ठीक है, सवारियों के लिए। तो जैसे ये ट्रेन की पटरी है, यहाँ नदी है, अब ये ट्रेन की पटरी यहाँ पे टूटी हुई है, ऐसी टूट गई मान लो किसी कारण से। अब ड्राइवर यहाँ तक आया, उसने देखा कि टूटी हुई पटरी आ गई, ठीक है, अब उसको समझ में नहीं आया हम कैसे ब्रेक लगाएं। ब्रेक लगाने से गाड़ी स्लो होगी, स्लो होते होते वो तो गई जाएगी उसमें। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो इमरजेंसी ब्रेक लगाता है। इंजन से आपने स्विच ऑन किया, वहां से गई चुंबकीय तरंगे, ड्रम के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन गया। अब वो ड्रम चुंबकीय क्षेत्र में जैसे घूमेगा, भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी, गति का विरोध करेंगी और वो ट्रेन वहीं के वहीं खट से रुक जाएगी। तो उसमें जो सवारियां होती हैं वो टकरा जाती है सामने वाले से, लेकिन उसमें उतना उत्साह नहीं होता। थोड़ा बहुत हाथ पैर चोट लगेगी, थोड़ी बहुत चोट आएगी, लेकिन यदि ट्रेन गिर जाती नदी में तो फिर क्या होता, लाखों लोग जो है वो मतलब उनकी मृत्यु हो सकती थी। इसलिए कभी कभी बहुत जब इमरजेंसी होती है तभी उस ब्रेक का यूज किया जाता है। तो उपयोग क्या है, ये गति का विरोध करती हैं, इसलिए इसका पहला उपयोग है विद्युत ट्रेन को रोकने में। क्योंकि ये गति का विरोध करती हैं इसलिए इसका उपयोग हम कर सकते हैं विद्युत ट्रेन को रोकने में। ठीक,
दूसरा उपयोग क्या हो सकता है? क्योंकि ये चालक को गर्म करती हैं, तो जहां पे हमें कोई चीज गर्म करनी हो वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं। मान लो हमें लोहे का एक बड़ा भारी ड्रम है, उसको पिघलाना है, ठीक है। जो ये कचरा जहां इकट्ठा होता है, वो कचरा बड़ी बड़ी विद्युत ट्रेन नहीं क्रेन, वहां से लोहे की वस्तुओं को लाती हैं और लोहे की फैक्ट्री में दे देती हैं। और लोहे की फैक्ट्री क्या करती होगी? उस कचरे में जो लोहा मिला है क्या करती होगी उसका? तो उसको वो पिघलाती हैं और पिघलाने के बाद नई चीजों में उसको बनाती हैं। तो पिघलाते कैसे हैं? उतने बड़े बड़े लोहे के गाटर जो अपने घरों में लगे होते हैं, उतनी बड़ी बड़ी लोहे की टंकियां, उतने बड़े बड़े लोहे के सिलेंडर, इन्हें कैसे पिघलाते होंगे? तो देखो, एक शक्तिशाली चुंबक लिया, उसके बीच में हमने ये गाटर लगा दिया और इसको बहुत तेज स्पीड से घुमाया। मोटर लगा के बड़ी मशीन के द्वारा उसको हमने ऐसे घुमाया। ये हम ऐसे इसको गाटर को ऐसे बहुत स्पीड से घुमा रहे हैं। घुमाने से क्या होगा सबको पता है आप लोगों को? ये कहाँ घूम रही है? चुंबकीय क्षेत्र में। घूमने से क्या होगा? इसका फ्लक्स बदलेगा। फ्लक्स बदलेगा तो प्रेरित धाराएं बनेगी। प्रेरित धाराएं तो हम बोलते हैं भंवर धाराएं, मतलब भंवर धाराएं बनेगी। ये गति का विरोध करती है, मतलब पहले कोशिश क्या करेंगी कि वो ड्रम रुक जाए, उसको वो कोशिश करेंगी, लेकिन हम तो उसको मोटर से घुमा रहे हैं तो वो नहीं रोक पाएंगी। उसके लिए नहीं रोक पाएंगी तो क्या करेंगी? उसे गर्म कर देंगी। ठीक है, इतनी स्पीड से हम घुमा रहे हैं कि वो रुक नहीं पाएंगी, इसलिए दूसरा काम होगा। गति का विरोध नहीं कर पाई तो गर्म करेंगी, और गर्म होके वो धातु, वो गाटर या जो भी टंकी सिलेंडर जो भी लोहे का है वो पिघल जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं दूसरा उपयोग धातुओं को पिघलाने में। धातुओं को पिघलाने में। तो लास्ट में फिर से एक बार इन शॉर्ट इसको हमने क्या क्या पढ़ा हमारी धाराओं में? सबसे पहले परिभाषा क्या है? जब किसी भी आकृति का चालक चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है या चलता है या जो भी होता है, और दूसरी भाषा में ऐसा बोलेंगे, जब किसी भी आकृति के चालक का फ्लक्स परिवर्तित किया जाता है, चला के चाहे घुमा के कैसे भी, जब उसका फ्लक्स परिवर्तित किया जाता है तो उसमें विद्युत धाराएं प्रेरित होती हैं। ये विद्युत धाराएं जल के भंवर के समान चक्करदार होती हैं, इसलिए इन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। परिभाषा हो गई। विशेषताएं, दो विशेषताएं होती हैं। पहली बात, ये गति का विरोध करती हैं। क्यों करती है बताया हमने आपको, क्योंकि लेंज का नियम कहता है कि विद्युत धाराएं जिस कारण से बनी है उसका विरोध करती हैं। क्योंकि ये गति से बनी है, ये विद्युत धाराएं चालक के घूमने या चलने से बनी है, इसलिए उसका विरोध करेंगे। तो नंबर एक, ये गति का विरोध करती है। दूसरी बात, गति का विरोध नहीं कर पाएंगे तो फिर चालक को गर्म करती है। उपयोग, क्योंकि ये गति का विरोध करती है इसलिए हमें जहां कोई चीज को रोकना होगा वहां पे इसका यूज कर लेंगे, विद्युत ट्रेनों को रोकने में। और अगर नहीं रोक पाएंगे तो गर्म करेंगी। तो गर्म करने का हमने उपयोग कहाँ कर लिया? धातुओं को पिघलाने में। तो ये भंवर धाराओं के बारे में आपको नोट करना है। परिभाषा, दो विशेषताएं और दो उपयोग। ठीक है, भंवर धाराएं अच्छी होती हैं या खराब होती है? तो चूंकि ये चालक को गर्म कर देती हैं, जैसे पंखा है और पंखे का काम हवा देना है, लेकिन वो पंखा गर्म हो रहा है, तो ये अच्छी बात है कि खराब बात है? तो ये नेगेटिव बात है, गलत बात है, गर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो चीज गर्म होती है वहां पे अपनी ऊर्जा खर्च होती है, एक्स्ट्रा खर्च होती है। हम पंखे को करंट क्यों दे रहे हैं? ताकि वो चल के हमें हवा दे, और वो करंट का यूज कहाँ कर रहा है? खुद को गर्म करने में। ठीक है, हमने उसको 100 एम्पियर करंट दी पंखे को, और हमने उससे क्या उम्मीद की कि हम आपको करंट 100 एम्पियर दे रहे हैं, हमें अब हवा भी 100 एम्पियर दो, लेकिन वो 40 एम्पियर हवा देता है और 60 से खुद को गर्म कर लेता है, तो ये गलत बात। ठीक है, तो भंवर धाराएं अच्छी नहीं होती, भंवर धाराएं अपने उपयोग की नहीं होती, बल्कि वो चालक को गर्म करती हैं। इसका मतलब वो खर्च करती हैं, ऊर्जा को अपने अनावश्यक कार्यों में खर्च करती है। तो हम भंवर धाराओं को हमेशा कम करने का प्रयास करते हैं। ठीक है,
हम ये चाहते हैं हमारी धाराएं कम से कम हो, हवा धाराओं को हम ज्यादा नहीं करना चाहते, कम करना चाहते। ठीक है, तो परिभाषा और विशेषताएं और इसके दो उपयोग कौन से? विद्युत ट्रेनों को रोकने में और धातुओं को पिघलाने में। इतना हम नोट कर लेते हैं।